तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वर्क्स वंडर्स में, जहां हम डिस्कस करेंगे राजभाषा, इस्टेब्लिशमेंट और फाइनेंशियल रूल से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर के बारे में। दोस्तों, हमारे ये टॉपिक उन सारे लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है जो रेलवे में होने वाले डिपार्टमेंटल एग्जाम की तैयारी में लगे हुए हैं। चाहे वो आगामी ग्रुप बी का एग्जाम हो, वेलफेयर इंस्पेक्टर, चाहे टेक्नीशियन से जेई, किसी भी तरह के ग्रुप बी या फिर ग्रुप सी प्रमोशनल एग्जाम हो, उसमें हमारा ये टॉपिक जो है इम्पोर्टेंट हो जाता है, जहां हम ना केवल सवालों को डिस्कस करेंगे, उनसे रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के बारे में भी जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारे क्लास। उससे पहले जो लोग दोस्त हमारे चैनल पे नए हैं, वो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। साथ ही अगर आपको हमारा यह वीडियो सीरीज पसंद आ रहा है, तो वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो आज का जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, पहला है, सिंस व्हेन सेक्शन 33 ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट केम इनटू फोर्स। तो क्या बोला गया है? बोला गया है ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट का जो सेक्शन 33 है, वो कब से फोर्स में आया, कब से लागू हुआ? तो सही आंसर है 26 जनवरी 1965। कब से हुआ? 26 जनवरी 1965 से जो है ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट का सेक्शन 33 भाग 3(3) जो है लागू हुआ, फोर्स में आया 26 जनवरी 1965। अगर सेक्शन 33 में क्या है, सेक्शन 33 में बोले तो कि ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो डॉक्यूमेंट है वो बाईलैंग्वेज में इशू होना है। तो ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है जो उस डॉक्यूमेंट पे साइन करेगा। सेक्शन 33 के अंडर में क्या आता है? सेक्शन 33 के अंडर में आता है कि जो भी डॉक्यूमेंट इशू होंगे, वो क्या होंगे? बाईलैंग्वेज में इशू होंगे, मतलब द्विभाषी होगा, हिंदी और इंग्लिश। हिंदी और इंग्लिश में इशू होना है, हिंदी और इंग्लिश में इशू होना है। और ये जो दो भाषा में इशू होगा, ये इंश्योर कौन करेगा? इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है पर्सन साइनिंग ऑन द डॉक्यूमेंट। पर्सन साइनिंग ऑन द डॉक्यूमेंट मतलब जो डॉक्यूमेंट पे साइन करेगा, उसकी ये जिम्मेदारी बनती है कि वे दो भाषा में इसको जारी करे, प्रकाशित करे। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, हु चेयर्ड द फर्स्ट रेलवे हिंदी सलाहकार समिति कंस्टिट्यूटेड इन द ईयर 1973? तो जो हिंदी सलाहकार समिति की बैठक हुई थी, उसका चेयरमैन कौन था? उसका चेयरमैन थे श्री ललित नारायण मिश्रा। जो पहली रेलवे हिंदी सलाहकार समिति की जो बैठक हुई थी, कब? 1973 में। पूछ सकता है कि कब हुआ था, तो 1973 में हुआ था। तो उसका जो चेयर, किसके को अध्यक्ष कौन थे? तो उसके अध्यक्ष थे श्री ललित नारायण मिश्रा। कौन थे? श्री ललित नारायण मिश्रा। अब जो सेंट्रल हिंदी रेलवे सेंट्रल हिंदी कमेटी सलाहकार कमेटी का जो मीटिंग होता है, तो उसके चेयरमैन जनरली कौन होते हैं? उसके चेयरमैन जनरली होते हैं चेयरमैन ऑफ द रेलवे बोर्ड। कौन होते हैं? रेलवे बोर्ड का जो चेयरमैन होगा, वही करेगा, क्या करेगा? रेलवे हिंदी सलाहकार समिति जो होगा, उसको अध्यक्षता करेगा, उसकी अध्यक्षता करेगा, उसका चेयरमैन होगा। अभी अगर रेलवे चेयरमैन की बात करें तो कौन है? सतीश कुमार। कौन है? सतीश कुमार जो है अभी वर्तमान में रेलवे के करंट चेयरमैन, या फिर जो बोले चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, सीईओ ऑफ रेलवे जो है, वो कौन है? सतीश कुमार। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, इफ द एम्प्लॉय हैज पास द मेट्रिकुलेशन और एन इक्विवेलेंट और हायर एग्जामिनेशन विथ हिंदी एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, ही विल बी कंसिडर्ड एज हैविंग। क्या बोला गया है? कि जो कोई भी रेलवे कर्मचारी क्या करे?
जो कोई भी रेलवे कर्मचारी क्या हो, मैट्रिकुलेशन मतलब मैट्रिक स्तर या उसके इक्विवेलेंट उसके समकक्ष या फिर उससे ऊपर का उसके ऊपर का जो एग्जामिनेशन है, चाहे 12th का हो या फिर ग्रेजुएशन का, उसमें क्या हो, हिंदी एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या हो, वो लिया हो और उससे पास हुआ हो, तो उस केस में उसको प्रोफिशिएंसी इन हिंदी माना जाएगा। क्या माना जाएगा? हिंदी में प्रवीणता। क्या माना जाएगा उसे? हिंदी में प्रवीणता प्राप्त कर्मचारी माना जाएगा। हिंदी में प्रवीणता मतलब अच्छे से उसको हिंदी आता है, हिंदी में प्रवीणता प्राप्त कर्मचारी माना जाएगा। तो इसके लिए क्या क्या कंडीशन है? इसके लिए कंडीशन अगर हम डिटेल में बात करें तो हिंदी माध्यम के साथ जो है मैट्रिकुलेशन या समकक्ष उत्तीर्ण हो, पहला तो यहीं पे हो गया। उसने क्या हो, डिग्री या डिग्री परीक्षा के समकक्ष या उससे उच्चतर किसी अन्य परीक्षा में हिंदी को एक वैकल्पिक विषय मतलब ऑप्शनल लैंग्वेज के रूप में जो है लिया हो। मान लीजिए मैट्रिक में 10th में अगर हिंदी मीडियम हो, 10th में क्या हो, हिंदी मीडियम हो, तब भी उसे प्रोफिशिएंसी इन हिंदी माना जाएगा। 10th में अगर हिंदी मीडियम हो तब भी उसे प्रोफिशिएंसी इन हिंदी मीडियम माना जाएगा। अगर दूसरा कंडीशन आता है कि अगर डिग्री जो है, डिग्री की जो परीक्षा है, डिग्री की परीक्षा में हिंदी क्या हो, वैकल्पिक विषय हो, हिंदी जो है वैकल्पिक विषय हो, तो उस केस में भी हिंदी क्या हो, वैकल्पिक विषय हो, तो उस केस में उसे प्रोफिशिएंसी इन हिंदी माना जाएगा। इसके अलावा अगर वो जो नियम है उसके साथ आप स्वयं को खुद से अगर क्या करे, संलग्न पत्र जो भी उसका सर्टिफिकेट है उससे क्या है, वो घोषित करता हो कि वो हिंदी पास कर चुका है, हिंदी में उसको प्रवीणता प्राप्त है, तो उस केस में भी उसे प्रोफिशिएंसी इन हिंदी माना जाएगा। मान लीजिए हिंदी का कोई लैंग्वेज का कोर्स किया है और वो क्या करता है, उसे सबमिट करता है, तो उस केस में भी उसे हिंदी में प्रवीणता प्राप्त कर्मचारी माना जाता है। अभी क्या है, आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है, 3 ऑप्शन दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि इसमें से किस कंडीशन में हिंदी में प्रवीणता प्राप्त कर्मचारी जो है कोई भी कर्मचारी माना जाएगा। पहला कंडीशन दे देगा कि 10th में हिंदी मीडियम है, डिग्री में हिंदी वैकल्पिक विषय में है, साथ ही साथ तीसरा ऑप्शन दे देगा कि वो खुद से कोई हिंदी का कोर्स किया हो और उसका सर्टिफिकेट जो है रेलवे में जमा किया हो। तो अगर ऐसा, या फिर चार ऑप्शन दे देगा कि इनमें से सभी, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा इनमें से सभी। तो ये था हिंदी में प्रवीणता प्राप्त कर्मचारी जो है किसको माना जाएगा, उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, अकॉर्डिंग टू रूल 11(2) of the official language rule 1976, in which language should the form and title of the registered used in any of the office central government be written। तो क्या बोला गया है कि जो ऑफिशियल लैंग्वेज राजभाषा नियम जो है 1976, यहाँ पे नियम का बात किया गया है, एक्ट का बात नहीं किया गया, क्या किया है, ऑफिशियल लैंग्वेज रूल 1976 का रूल नंबर 11 का बात किया गया है। किसका बात किया गया है? रूल नंबर 11 का बात किया गया है। तो उसके तहत जो है किसी भी केंद्रीय जो ऑफिस है, सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिस है, उसमें जो भी रजिस्टर्ड या फिर टाइटल में यूज होगा लैंग्वेज, वो किस भाषा में लिखा जाएगा, वो होगा हिंदी और इंग्लिश, दोनों भाषाओं में लिखा हुआ होना पड़ेगा। क्या होगा? दोनों भाषाओं में लिखा हुआ होना पड़ेगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो जो लोग दोस्त हमारे नए हैं वो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, साथ ही साथ वीडियोस को लाइक करना ना भूले, इससे आपका हमारे प्रति मोटिवेशन बढ़ेगा और हम आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियो ला पाएंगे। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट आर नॉट कवर्ड अंडर सेक्शन 33 ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963। अभी हम लोगों ने सेक्शन 33 के बारे में जाना। क्या था सेक्शन 33 में? सेक्शन 33 में था कि अगर कोई भी डॉक्यूमेंट जारी होता है तो वो क्या होगा, बाईलिंगुअल में जारी होगा। अभी हम लोगों ने ऊपर में देखा कि कोई भी डॉक्यूमेंट जो जारी होगा वो क्या होगा, बाईलिंगुअल मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में क्या होगा, जारी होगा। और ये किसको जिम्मेदारी सौंपा गया था, जो उस पे
सिग्नेचर करेगा, जो उस पे साइनिंग करेगा, साइनिंग अथॉरिटी जो होगा वही क्या करेगा, ये इंश्योर करेगा कि वो दोनों भाषाओं में जारी हुआ है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछा गया है कि इनमें से नीचे जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन से में ये लागू नहीं होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा टेक्निकल्स बुक। जितने भी तकनीकी विषय की किताबें हैं, जितने भी तकनीकी विषय की पुस्तकें हैं, उसके लिए लैंग्वेज एक्ट, ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 का 33 जो रूल है सेक्शन, वो लागू नहीं होगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल जो है हमारा किससे रिलेटेड है? रिलेटेड है इस्टेब्लिशमेंट से रिलेटेड। व्हेन अ रेलवे एम्प्लॉय इज प्लेस्ड अंडर सस्पेंशन बट ओनली अ माइनर पेनल्टी imposed, द सस्पेंशन पीरियड में बी ट्रीटेड एज व्हाट? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्या पूछा गया है कि मान लीजिए कोई रेलवे कर्मचारी को क्या किया गया, सस्पेंशन में रखा गया है, और सस्पेंशन रखने के बाद उसे क्या किया गया, माइनर पेनल्टी इम्पोज किया गया। माइनर पेनल्टी किसके तहत दिया जाता है? एसएफ 11 के तहत जो है माइनर पेनल्टी दिया जाता है। मेजर पेनल्टी दिया जाता है एसएफ 5 के तहत। तो मान लीजिए क्या हुआ, उसे माइनर पेनल्टी दिया गया। माइनर पेनल्टी दिया गया तो उस केस में जो उसका सस्पेंशन पीरियड है उसे क्या माना जाएगा? तो उसे ड्यूटी में माना जाएगा, ऑन ड्यूटी में माना जाएगा। जो उसका सस्पेंशन पीरियड है उसे ड्यूटी में माना जाएगा। अब सस्पेंशन करने के लिए कौन सा सब फॉर्म यूज होता है? तो सस्पेंशन करने के लिए SF1, और सस्पेंशन में ही रखने के लिए SF2। जैसे मान लीजिए कोई रेलवे कर्मचारी 48 घंटे से ज्यादा पुलिस हिरासत में रहता है, तो उसे खुद ब खुद सस्पेंशन माना जाएगा, डीम्ड टू बी सस्पेंशन माना जाएगा। उस केस में SF2 का यूज किया जाएगा। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि SF4 का यूज किस लिए किया जाता है, स्टैंडर्ड फॉर्म 4 का यूज किस लिए किया जाता है, ये आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है व्हाट एक्शन हैज अ रेलवे सर्वेंट होल्डिंग सुपरवाइजरी पोस्ट टू इंश्योर एज पर द रूल 321 ऑफ सर्विस कंडक्ट रूल। तो क्या बोला गया है कि कोई भी रेलवे कर्मचारी जो क्या करता है, सुपरवाइजरी पोस्ट होल्ड करता है, मतलब जिसका सुपरविजन का काम है रेलवे में, सुपरवाइजरी पोस्ट करता है, कामों की निरीक्षण करता है, देख उसका जायजा लेता है, तो उसका जिम्मेदारी क्या होता है? एज पर सर्विस कंडक्ट रूल नंबर 321, रूल नंबर 3 का भाग 2 का 1 में जो है, उसके तहत उसकी क्या जिम्मेदारी बनती है? तो उसका जिम्मेदारी बनता है टू इंश्योर इंटीग्रिटी एंड डिवोशन टू ड्यूटी ऑफ द स्टाफ अंडर हिज कंट्रोल, कि उसके अंडर के जो स्टाफ है वो अपने ड्यूटी के प्रति डिवोटेड रहे, ईमानदार रहे, अच्छे से काम करे, ये उनकी जिम्मेदारी बनती है। ये किसका जिम्मेदारी बनता है? उसके सुपरवाइजर का जिम्मेदारी बनता है। किसके तहत लिखा हुआ है? सर्विस कंडक्टर रूल। कौन से रूल नंबर के अंतर्गत? रूल 321 के अंतर्गत ये बात लिखी गई है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है according to which railway service conduct rule railway servant has to maintain devotion to the duty? क्या बोला गया है? रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल के कौन से रूल के तहत रेलवे कर्मचारी को अपने ड्यूटी के प्रति जो है निष्ठा रखनी पड़ेगी, निष्ठा रखना चाहिए? ये बात लिखी गई है रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल 3 का 1 का 2 में। अभी हम लोगों ने 3 का 2 का 1 देखा था, 3 का 2 का 1 देखा था। उसमें क्या था? उसमें सुपरवाइजरी जो भी स्टाफ है वो अपने अंडर स्टाफ के ड्यूटी के प्रति डिवोशन और इंटीग्रिटी को मेंटेन रखने के लिए जिम्मेदार होते हैं। मतलब जो भी सुपरवाइजरी लेवल है, जो भी
एसआई है, चाहे वो पीवे को हो, सिग्नल के हो, टीआरडी के हो, इलेक्ट्रिकल के हो, वो जो भी सुपरवाइजर हैं उनके अंडर का जो भी स्टाफ आता है, ये सुपरवाइजर की ड्यूटी बनती है कि वो स्टाफ अपनी ड्यूटी के प्रति डिवोशन रहे, ये उनका काम होता है। हाँ, अगर कोई रेलवे कर्मचारी खुद के ड्यूटी के प्रति डिवोशन रहे तो ये रूल नंबर आता है 3 का 1 का 2 में। इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूजन हो सकता है। 3 का 1 का 2 में आता है सेल्फ, रेलवे कर्मचारी खुद के ड्यूटी के प्रति डिवोशन रहे, और 3 का 2 का 1 में आता है सुपरवाइजर अपने अंडर स्टाफ के ड्यूटी के डिवोशन के प्रति रिस्पॉन्सिबल होगा। ये था दो डिफरेंस। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है रिव्यू ऑफ सर्विस ऑफ ग्रुप ए एंड बी अंडर रूल 1802A of IREC Volume 2 who entered service before 35 years of age can be done। क्या बोला गया है कि जो रिव्यू ऑफ द सर्विस होगा किसका, ग्रुप ए और ग्रुप बी में जो भी एम्प्लॉय आएंगे, रेलवे एम्प्लॉय आएंगे, उनका जो सर्विस रिव्यू होगा वो कब होगा। अगर वो क्या है सर्विस में 35 साल की उम्र से पहले आए हो, तो जो भी ग्रुप ए और ग्रुप बी के रेलवे एम्प्लॉय जो है 35 साल की उम्र से पहले रेलवे में ज्वाइन किए हैं, तो उनका जो सर्विस रिव्यू होगा उसका टाइमिंग है आफ्टर अटेंडिंग 50 इयर्स ऑफ एज। मतलब 50 साल की जब वो उम्र पार कर लेंगे तो उसके बाद क्या होगा, उनका सर्विस का रिव्यू किया जाएगा। अभी क्या है रिव्यू क्यों किया जाता है, ताकि इफिशियंसी का पता चल पाए, ताकि उसका ड्यूटी के प्रति डिवोशन के बारे में पता चल पाए, इसके लिए क्या है रिव्यू रखा गया है। तो जो ग्रुप ए और ग्रुप बी का जिनका 35 साल से पहले ज्वाइन हुआ है उनका 50 साल में होगा। अब थोड़े अलग अलग कंडीशन के बारे में जानते हैं। अगर जो लोग 35 साल के बाद हुए उनका क्या होगा, जो लोग रेलवे में ग्रुप बी और ग्रुप ए में जो है 35 साल के बाद आए हैं, तो उनका जो रिव्यू होगा वो होगा आफ्टर अटेंडिंग 55 इयर्स ऑफ एज। मतलब 55 साल जब वो घुस जाएंगे, उनका 55 साल कंप्लीट हो जाएगा तब होगा रिव्यू। 35 साल से पहले ज्वाइन किए हैं तब 50 साल में होगा, 35 साल के बाद ज्वाइन किए हैं तो 55 साल में होगा। ग्रुप सी के लिए क्या होता है, ग्रुप सी एम्प्लॉय के लिए क्या कंडीशन है, ग्रुप सी वाले के लिए आफ्टर अटेंडिंग 55 इयर्स ऑफ एज, आफ्टर अटेंडिंग 55 इयर्स ऑफ एज। अगर ग्रुप सी एम्प्लॉय जो है जो पेंशन के अंतर्गत नहीं आ रहे हैं, जो पेंशन के अंतर्गत नहीं आ रहे हैं तो उनका क्या होगा, ग्रुप सी एम्प्लॉय जो पेंशन के अंतर्गत नहीं आ रहे हैं उनका होगा आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 30 इयर्स ऑफ सर्विस। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 30 इयर्स ऑफ सर्विस उनको रिव्यू करना पड़ेगा, जो पेंशन के अंतर्गत नहीं आ रहे हैं, पेंशन रूल के अंतर्गत नहीं आ रहे हैं। सेम केस ग्रुप डी स्टाफ के लिए भी, पेंसेबल जो भी पेंशन प्राप्त कर्मचारी हैं उनका जो होगा 30 इयर्स ऑफ एज जो होगा वो उनका रिव्यू ऑफ सर्विस का टाइम होगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ दोस्तों। तो जो लोग दोस्त हमारे चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखने के लिए वीडियोस को करें लाइक। आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियोस को लाइक करना ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वेबसाइट पोर्टल डील विथ पेंशन ऑफ रेलवे एम्प्लॉय। तो क्या बोला गया है, इनमें से कौन सा वो वेबसाइट है जो रेलवे पेंशन के लिए जो है पोर्टल दिया गया है, वो उसके लिए बनाया गया है, रेलवे पेंशन पोर्टल बनाया गया है, उसके पेंशन से रिलेटेड कामों को डील करता है। तो इसका सही है आंसर ARPAN। इसके बारे में हम लोगों ने पिछले क्लास में डिटेल में जाना था। अर्पण जो है ये क्या करता है, रेलवे एम्प्लॉय की पेंशन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट वेबसाइट है, उससे डील करता है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्टल इज डिजाइन्ड फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज टू लीव अ रिकॉर्ड ऑफ देयर एक्सपीरियंस व्हाइल इन द गवर्नमेंट सर्विस। तो वो कौन सा पोर्टल बनाया गया है, डिजाइन किया गया है
जिसमें क्या कर सकते हैं, जो भी रिटायर्ड या फिर गवर्नमेंट सर्विस में है वो अपने सर्विस का एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर है अनुभव। अनुभव जो एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां पर गवर्नमेंट एम्प्लॉय क्या है, सरकारी कर्मचारी अपने अनुभव शेयर कर सकते हैं, अपने जो सर्विस का अनुभव था वो इसमें साझा कर सकते हैं। तो अनुभव पोर्टल जो था 2015 में वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च किया गया था, जिसमें क्या कर सकते हैं, सेवानिवृत्त कर्मचारी भी जो है अपनी अनुभव को साझा कर सकते हैं, सेवा के दौरान अपने अनुभवों को साझा कर सकते हैं। कब लॉन्च हुआ था? लॉन्च हुआ था 2015 में। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर। पहला क्या है? चार्ज, और दूसरा क्या है? वोटेड। तो द एक्सपेंडिचर ऑफ ऑडिट डिपार्टमेंट इज एग्जाम्पल ऑफ। तो जो ऑडिट डिपार्टमेंट का एक्सपेंडिचर है वो किसके अंदर आता है? चार्ज एक्सपेंडिचर के अंतर्गत आता है। वोटेड एक्सपेंडिचर जहां पे वोटिंग कराना पड़ता है। चार्ज एक्सपेंडिचर जो है ऐसे लागू होता है, बाद में उसका परमिशन सांसद से लेना पड़ता है। वोटेड में वोटिंग करा के फिर क्या होता है? फंड एलोकेशन किया जाता है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, हु इज empowered to reappropriation of fund from one primary unit to another subject to certain restriction by railway board। तो क्या बोला गया है, ये पावर किसके पास है कि जब कोई एक फंड क्या हो, किसी एक प्राइमरी यूनिट में आ गया हो, तो उसके उसके बाद मान लीजिए उसकी जरूरत उसमें ना हो कि किसी और प्राइमरी यूनिट में ज्यादा है, तो उस केस में उसका जो एक प्राइमरी यूनिट से दूसरे प्राइमरी यूनिट में क्या होता है, ट्रांसफर होना होता है। तो इसके ये क्या है, इसको पावर दिया गया है। तो इसका सही आंसर है जनरल मैनेजर, जीएम को इसका पावर दिया गया है कुछ रिस्ट्रिक्शंस के साथ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जनरल मैनेजर। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क आर इंक्लूडेड इन प्लान हेड 1600। तो प्लान हेड 1600 में कौन से कार्य देखे जाते हैं? तो इसका सही आंसर है ट्रैफिक फैसिलिटी, यानी यार्ड रिमॉडलिंग वर्क। ट्रैफिक फैसिलिटीज में जो यार्ड रिमॉडलिंग वर्क होता है उसको प्लान हेड 1600 में देखा जाता है। आपको हमें कमेंट सेक्शन में बताना है कि प्लान हेड 3300, जो प्लान हेड 3300 है उसमें कौन सा काम इंक्लूडेड है, कौन सा वर्क इंक्लूड है प्लान हेड 33। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, आइटम बिलोंगिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी हैज हाईएस्ट वैल्यू इन एबीसी एनालिसिस ऑफ द इन्वेंटरी। तो क्या है एबीसी एनालिसिस? इसके लिए हमारे पास एक डिटेल वीडियो है, आप हमारे वीडियोस के सीरीज में जाके इसे देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा सबसे ज्यादा प्रायोरिटी वाला ए कैटेगरी। कौन होगा? ए कैटेगरी का जो आइटम्स है उसका हाईएस्ट वैल्यू होता है एबीसी एनालिसिस इन्वेंटरी में। ए कैटेगरी के आइटम्स को सबसे ज्यादा वैल्यू दिया जाता है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्टेशन डिफाइंड सरप्लस आइटम इन इंडियन रेलवे स्टोर। तो वो कौन सा कंडीशन है जो क्या करता है, सरप्लस आइटम को डिफाइन करता है इंडियन रेलवे के स्टोर में? तो वैसे सभी आइटम जो क्या है 24 महीने, पिछले 24 महीने से यूज में नहीं आए हैं, वो क्या कहलाते हैं? सरप्लस आइटम कहलाते हैं। जिनका यूज जो है, जिनका इस्तेमाल जो है पिछले 24 महीने में नहीं हुआ है, वो सारे आइटम्स जो हैं सरप्लस आइटम्स के रूप में जाने जाते हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, विच अमोंगेस्ट ऑफ द फॉलोइंग रैंक हाईएस्ट इन ऑर्डर टू प्रेसिडेंस इन डिस्चार्जिंग फाइनल पावर इन इंडियन रेलवे। तो रैंक वाइज सबसे हाईएस्ट रैंक किसका है फाइनेंशियल पावर के रिगार्डिंग? सबसे जो हाईएस्ट पावर दिया गया है वो दिया गया है जनरल फाइनेंशियल
रूल को। मान लीजिए कोई बात लिखी गई है जनरल कंडीशन ऑफ जीसीसी में, और क्या है वो कंट्राडिक्ट करती है, या एसओपी में लिखी गई वो भी कंट्राडिक्ट करती है, तो जो फाइनल जनरल फाइनेंशियल रूल में लिखा गया है उसी के बात को माना जाएगा। तो हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस किसको दिया गया है? जनरल फाइनेंशियल रूल को दिया गया है। सबसे ज्यादा फाइनेंशियल पावर उसी के पास निहित है, उसी में लिया, उसी के साथ उसी के नियम को फॉलो किया जाएगा। जो जनरल फाइनेंशियल रूल में लिखा गया है उसी के नियम को सबसे ज्यादा वैल्यू दिया जाएगा, उसी के नियम को माना जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ जो रिलेटेड है फैक्ट्री एक्ट 1948। क्या बोला गया है? फैक्ट्री एक्ट 1948 के तहत बोला गया है, क्या मीनिंग होता है एडोलेसेंट का? तो इसका मतलब होता है अ पर्सन हु हैज कंप्लीटिंग 15 years of age but not completed his 18 year। मतलब 15 साल से 18 साल के बीच का जो होगा उसको हम लोग एडोलेसेंट वो जो है मानेंगे। ये क्या है, किसके अंतर्गत डिफाइन किया गया है? फैक्ट्री एक्ट 1948 के अंतर्गत जो है डिफाइंड किया गया है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है एज पर मिनिमम वेज एक्ट 1948, जो है न्यूनतम मजदूरी भत्ता जो है उसके तहत 1948 के तहत द वेज इन द शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट शुड बी रिव्यूड एट द इंटरवल नॉट लेस देन 5 years। मतलब उनके जो सैलरी का जो रिव्यू होगा, उनको जो पैसा दिया जाता है उसका रिव्यू होगा, उसको हर 5 साल में रिव्यू करना पड़ता है। किसके अंतर्गत? मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 के अंतर्गत। और आज का अंतिम सवाल है अंडर आवर ऑफ वर्क एंड पीरियड ऑफ रेस्ट रूल 2005 विच कैटेगरी ऑफ एम्प्लॉय विल नॉट हैव रोस्टर आवर? तो किसका रोस्टर आवर नहीं है? एक्सक्लूडेड कैटेगरी का जो है रोस्टर आवर नहीं है। अकॉर्डिंग टू कौन से? आवर ऑफ वर्क एंड पीरियड ऑफ रेस्ट रूल 2005 के अनुसार जो है, जो भी एक्सक्लूडेड कैटेगरी के स्टाफ है उनका जो क्या है रोस्टर आवर नहीं दिया गया है। तो यही समाप्त होता है आज का हमारा ये क्लास। जो लोग दोस्त हमें फाइनेंशियली या मॉनेटरी सपोर्ट करना चाहते हैं, ये है हमारा फोन पे, आप हमें इस पे फोन पे कर सकते हैं। साथ ही साथ जो लोग दोस्त हमारे चैनल पे नए हैं वो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखने के लिए वीडियोस को करें लाइक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।